मैं नेहा आपका स्वागत करती हूँ आपके अपने चैनल हाई स्टोरी में। आशा करती हूँ आप सब अच्छे हैं दोस्तों। जैसा कि आप सब जानते हैं हम एनसीईआरटी हिस्ट्री की बुक्स जो है पढ़ रहे हैं और क्लास 6 के हमने 5 चैप्टर अब तक क्लियर कर लिए हैं, जिसमें हमने उनके बारे में सारा जो जानकारी थी वो प्राप्त की और उनके जो क्वेश्चन आंसर थे इम्पोर्टेंट वो भी हमने क्लियर किए हैं। आज हम अपना चैप्टर 6 जो है वो स्टार्ट करेंगे, जिसमें राजा, राज्य तथा प्राचीन गणराज्य के बारे में बात की जाएगी, जिसमें हमारे महाजनपदों के बारे में भी जानकारी दी गई है। ठीक है, तो आज का हमारा वंडरफुल सेशन शुरू करने से पहले मैं आपको बताना चाहती हूँ कि मैं हर वीडियो के लास्ट में आपको अच्छी अच्छी टिप्स देती हूँ जो आपकी लाइफ में, आपकी पढ़ाई में आपको बहुत ही हेल्पफुल होती है। तो अगर आप वो टिप्स मिस नहीं करना चाहते तो प्लीज़ वीडियो को पूरा देखिए। चलिए शुरू करते हैं। आज का हमारा जो टॉपिक है पार्ट 6, उसके बारे में हम बात करेंगे। अध्याय 6 है राज्य, राजा और एक प्राचीन गणराज्य। ठीक है, तो आज का तो आप सब जानते हैं कि हमारे प्रधानमंत्री कैसे चुने जाते हैं, वोट डलती है, ये सब चीज़ों के बारे में हम जानते हैं। पर प्राचीन काल में किस तरीके से राजा शासन किया करते थे, इस चैप्टर में पहले बात की गई है कि कुछ लोग शासक कैसे बने। कुछ राजा सामान्यतः जनता द्वारा चुने जाते थे, परंतु धीरे धीरे ये प्रचलन जो था वो बदल चुका था और बड़े बड़े लोगों को आयोजित करके राजा पद पर प्रतिष्ठा के लिए अश्वमेध यज्ञ जैसे यज्ञ किया करते थे। इस यज्ञ में क्या होता था कि यज्ञ में एक घोड़ा तैयार किया जाता था और वो घोड़ा जिस क्षेत्र से गुजरता हुआ जहाँ जहाँ तक चला जाता था वो उसी राजा के राज्य में मान लिया जाता था उस क्षेत्र को। और यदि किसी राजा ने उस घोड़े को बांध लिया या उसको बंदी बना लिया तो उस राजा को घोड़े वाले राजा से जो है युद्ध करना पड़ता था। अगर वो जीत गया तो राज्य उनका, वरना तो उनको अपना राज्य छोड़ना पड़ता था। ऐसी नई नई प्रतिष्ठाएं जो थी पर चलने लगी थी, तो शासन के लिए एक ये भी साधन माना जाने लगा था। बहुत सारे यज्ञ किए जाने लगे थे, वरना चुनाव तो जो थे वो होते ही थे। फिर बात करते हैं वर्ण व्यवस्था की। वर्ण व्यवस्था मैंने पिछले चैप्टर में भी आपसे इसके बारे में बात की थी कि परम पुरुष के मुख से जो है ब्राह्मण, भुजाओं से क्षत्रिय, जांघों से वैश्य और पैरों से शूद्र की उत्पत्ति मानी गई है। तो सामवेद, अर्थवेद, यजुर्वेद तथा अन्य सभी ग्रंथ ऋग्वेद के बाद रचित होने के कारण उत्तर वैदिक ग्रंथ कहलाते थे। ठीक है, पुरोहितों ने लोगों को 4 वर्गों में विभाजित कर दिया था, जिन्हें वर्ण कहा जाने लगा था। प्रत्येक वर्ण के लोगों को उनके कार्यों के हिसाब से बांट दिया जाता था। ये कहा जाता था कि जो जिस कार्य वाले मतलब जो उनके पिता कार्य करते हैं उनकी संतान भी वही कार्य करेगी। तो उनके अलग अलग कार्यों के हिसाब से अलग अलग लोगों को बांट दिया गया था। ठीक है, तो पहला हम बात करते हैं कि पहला वर्ण होता था ब्राह्मण, जिसका कार्य अध्ययन, अध्यापन और यज्ञ करना था। इसके लिए उन्हें उपहार मिलते थे। करते हैं हमारे दूसरे वर्ण की, जो शासकों का था, जिन्हें क्षत्रिय कहा जाता था, जिनका कार्य होता था युद्ध करना और लोगों की रक्षा करना। ठीक है, ये हो गए हमारे 2 वर्ण। अब बात करते हैं हम तीसरे वर्ण की, जिसका स्थान वैश्य मतलब जिनको वैश्य कहा जाता था। इनमें कृषक, पशुपालक, व्यापारी आते थे। क्षत्रिय और वैश्य दोनों को ही यज्ञ अनुष्ठान करने का अधिकार होता था, पर वर्ण में जो अंतिम स्थान मिला है वो है शूद्रों का। इनका कार्य तीनों वर्णों की सेवा करना था। इन्हें कोई अनुष्ठान करने का कोई भी अधिकार नहीं था। ठीक है, और प्राय औरतों की स्थिति भी उस टाइम पर यही थी। शूद्रों के सम्मान ही उनको माना जाता था, कोई सम्मान उनका नहीं था। और महिलाओं और शूद्रों को वेदों के अध्ययन का भी कोई अधिकार प्राप्त नहीं हुआ था। ठीक है, पुरोहितों के अनुसार सभी वर्णों का निर्धारण उनके जन्म के आधार पर किया जाता था। जैसे ब्राह्मण का पुत्र ब्राह्मण, शिल्पकार का पुत्र शिल्पकार, शिकारी का पुत्र शिकारी, मतलब जो उनके पिता कार्य करते हैं उनको उसी के आधार पर उसी वर्ण में उनको भेज दिया जाता था। ठीक है, और जो लोग शवों को दफनाते थे या जलाते थे उनको अपवित्र माना जाता था। उनके आसपास भी लोग नहीं आते थे, उन्हें अछूता माना जाता था। ठीक है, तो ऐसी ऐसी अवधारणाएं उस टाइम पर थी। कई लोगों ने ब्राह्मणों द्वारा किए गए इन वर्ण व्यवस्था का जो है विरोध किया, उसको स्वीकार नहीं किया और खूब उनकी आलोचनाएं की। लेकिन जो बाकी लोग थे उन्होंने उनको मान लिया था, तो इसीलिए इन पर उसका कोई भी प्रभाव नहीं पड़ा। ठीक है, अब बात करते हैं हमारे जनपदों की। जनपद शब्द का जो अर्थ होता है, जनों के बसने की जगह को ही जनपद कहा जाता है।
महायज्ञों को करने वाले राजा अब जन्म के राजा न होकर जन के राजा न होकर, यहाँ पे मिस्टेक हुई है, सॉरी, राजा होकर जनपदों के राजा माने जाने लगे थे। कि खुदाई में पता चला कि लोग झोपड़ी में रहते थे उस टाइम पर, मवेशी जानवरों को वो पालते थे और उनका खान पान चावल, गेहूँ, जौ, दालें, तिल और सरसों जैसी फसलें वो उगाते थे। लोग मिट्टी के बर्तन जो है बनाते थे, इनमें से कुछ तो दूसरा है, कुछ तो लाल रंग के होते थे, है ना। तो इन्हें प्राय पूरा स्थलों में कुछ विशेष प्रकार के बर्तन जो है यहाँ पर मिले थे, जिन्हें चित्रित धूसर पात्र के नाम से जाना जाता था। ठीक है, बात करते हैं महाजनपद की। ये महाजनपद कई 250 साल पहले कुछ जनपद अधिक महत्वपूर्ण हो गए थे। कुछ ज़्यादा ही शक्तिशाली होने के कारण इन्हें महाजनपद कहा जाने लगा। तो अधिकतर जनपदों की एक राजधानी होती थी, कई राजधानी में किलेबंदी की गई थी। मतलब ये जो है अपने किलों की अपना जो एक प्रमुख उनका जनपद होता था, उसको एक सुरक्षित स्थान बनाते थे ताकि बाहर के लोग यहाँ पर आक्रमण ना कर सके और अंदर जो लोग रह रहे हैं वो सुरक्षित रह सके, उनकी हर तरीके से वो सुरक्षा करते थे। इसीलिए उन्होंने किलाबंदी करनी शुरू कर दी थी, राजस्व सेना रखने लगे थे और सिपाहियों को नियमित वेतन देकर पूरे साल रखा जाता था। ठीक है, अब बात करते हैं बौद्ध धर्म के अंगुत्तर निकाय व जैन धर्म के भगवती सूत्र में 16 महाजनपदों की बात की गई है। चलिए, ये लिस्ट है हमारे 16 महाजनपदों की और उनकी राजधानी की, और आज जहाँ पर ये स्टेबल है, जहाँ पर ये स्थित है, उनके बारे में भी हमने इसमें बताया है। तो बात करते हैं पहले जो महाजनपद है उसकी अंग, जो आज बिहार के मुंगेर और भागलपुर ज़िले में शामिल है, जिसकी राजधानी है चंपा नगरी उसको बोला जाता है। फिर दूसरे नंबर पर है मगध बिहार के पटना, गया और शाहाबाद के क्षेत्र में पड़ता है। इसकी राजधानी गृहवज्र, राजगिरी थी बिंबिसार के टाइम पे, पाटलिपुत्र थी उदयन के टाइम पे, वैशाली शिशुनाग के टाइम पे, और कालाशोक ने भी फिर इसको पाटलिपुत्र ही शिफ्ट कर दिया था। ठीक है, बात करते हैं वज्जी की। 8 गणतांत्रिक कुल का एक परिसंघ जो बिहार में गंगा नदी के उत्तर में स्थित था, उसको कहा जाता है वज्जी। ठीक है, इसकी राजधानी है विंध्य, मिथिला और वैशाली। बात करते हैं चौथे नंबर के महाजनपद की, मल्ल। यह भी एक गणराज्य था। इसके पूर्व उत्तर प्रदेश के आधुनिक जिले देवरिया, बस्ती, गोरखपुर और सिद्धार्थनगर जिला में ये पड़ता है। इसकी राजधानी जो थी वो है पावा। ठीक है, तो पावा या कुशीनगर इसकी राजधानी उस टाइम पर थी। बात करते हैं काशी की। काशी उत्तर का वाराणसी ज़िला है उत्तर प्रदेश का, इसकी राजधानी वाराणसी थी। ठीक है, अब बात करते हैं कौशल। उत्तर प्रदेश के फैजाबाद, गोंडा और बहराइच ज़िले में स्थित है। इसकी राजधानी कौशाम्बी थी। बात करते हैं 7वें नंबर पर है चेदी। बुंदेलखंड का ये क्षेत्र पड़ता था। इसकी राजधानी थी शक्ति माता जिसको बोलते हैं। फिर बात करते हैं कुरु की। कुरु हरियाणा और दिल्ली का क्षेत्र इसमें पड़ता था और इसकी राजधानी थी इंद्रप्रस्थ। फिर बात आती है पांचाल की। पांचाल कहाँ पर पड़ता था? रुहेलखंड और पश्चिमी उत्तर प्रदेश का क्षेत्र इसमें आता था और इसके उत्तरी तथा दक्षिणी अलग अलग भागों में इसको बांटा गया था। तो इसकी राजधानी अहिच्छत्र और कामपिल्य थी। ठीक है, फिर बात करते हैं सूरसेन की, जो ब्रजमंडल में स्थित था। इसकी राजधानी मथुरा थी। ठीक है, बात करते हैं मत्स्य की। राजस्थान के अलवर, भरतपुर और जयपुर क्षेत्र में पड़ता था। इसकी राजधानी थी विराटनगर। अब बात करते हैं अवंती मालवा में पड़ता था। इसकी राजधानी भी मतलब उत्तरी की अलग थी, उत्तरी अवंती की अलग और दक्षिणी अवंती की अलग थी, उज्जैनी और महिष्मती। ठीक है, अगला हमारा है अस्मका। ठीक है, ये कहाँ पर स्थित है? नर्मदा और गोदावरी नदी के बीच के क्षेत्र में यह पड़ता था। इसकी राजधानी पॉटन मानी गई है। ठीक है, अब बात करते हैं गांधार की। अफ़गानिस्तान और पाकिस्तान के क्षेत्र में ये जो महाजनपद पड़ता था, इसकी राजधानी तक्षशिला थी। ठीक है, और सबसे लास्ट में आता है हमारा कंबोज। ये पाकिस्तान के कुछ क्षेत्र में पड़ता है और
हजारा ज़िला जहाँ है पाकिस्तान का, वहाँ पर ये पड़ता है। उसकी राजधानी राजापुर है। तो ये थे हमारे 16 महाजनपद जिनके बारे में मैंने आपको बताया। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है, इनकी राजधानी बार बार पूछ ली जाती है। चलिए तो अब देखते हैं इसका मैप में ये कहाँ कहाँ स्थित है, इनको हम देख लेते हैं। देखिए ये इनको इनकी राजधानी के साथ दिया गया है, ठीक है। तो इनको हमें अच्छे से याद कर लेना है, इनको मानचित्र में हमें पता होना चाहिए, ठीक है। ये पाकिस्तान के क्षेत्र में कम्बोज, पेशावर है ना, तक्षशिला, ये यहाँ पर पढ़ते हैं। तो इनको कौन सा महाजनपद कौन सी ज़िले में और कौन से राज्य में पड़ता है, इनके बारे में हमें पता होना चाहिए। कई बार पूछ लेते हैं, जैसे कि भाई इंद्रप्रस्थ है, ये बताओ कि मानचित्र में कहाँ स्थित है और इसकी राजधानी कहाँ पर है, ठीक है। तो ऐसे इनको हमें याद करना है ताकि ये हमें आसानी से याद रहे, ठीक है। चलिए तो 16 महाजनपद की हमने बात की। अब बात करते हैं इनमें जो शक्तिशाली राज्य निकल कर आए उनके बारे में हम बात करेंगे। छठी ईसा पूर्व 6ठी शताब्दी में जिन 4 महत्वपूर्ण राज्य प्रमुख रूप से प्रसिद्ध हुए वे थे मगध के हर्यक, कौशल के इक्ष्वाकु, वत्स के पौरव और अवंतिका के प्रद्योत, ठीक है। और इस चैप्टर में हमारे 2 ही महाजनपद के बारे में बात की गई है, मगध और वज्जी। तो मैं आज उनके बारे में ही थोड़ा डिफाइन कर दूंगी, ठीक है। तो बात करते हैं मगध की। मगध एक शक्तिशाली राज्य था। मगध हर्यक वंश के नाम से मगध में एक वंश की स्थापना हुई, जिसकी स्थापना बृहद्रथों को परास्त करने के बाद बिंबिसार द्वारा की गई थी। तो बिंबिसार इस वंश का संस्थापक है और मगध के राजा बिंबिसार ने अंग को अपने राज्य में मिला लिया था और उनके पुत्र अजातशत्रु ने वैशाली के लिच्छवी को जीतकर उनका राज्य अपने राज्य में मिला लिया था। ये सभी राजा प्रग्योत, उदयन, बिंबिसार और प्रसेनजीत ईसा पूर्व 6ठी शताब्दी के उत्तरार्ध में ही हुए थे, ठीक है। और अजातशत्रु मगध के प्रभुत्वता का संस्थापक माना गया। इनके टाइम पर ये वंश काफ़ी डेवलप हुआ और इनके राज्य में काफ़ी खुशहाली मानी गई। उसके बाद उदयन राज सिंहासन पर बैठा और उसने राजधानी को पाटलिपुत्र शिफ्ट कर दिया था, ठीक है। इस वंश का अंत होने के बाद मगध में शिशुनाग वंश की स्थापना हुई थी और लाइन वाइज इसमें कई वंश जो है आए। उसके बाद महापद्म नंद ने नंद वंश की स्थापना की। नंद वंश का जो अंतिम शासक था वो था घनानंद, जिसको चंद्रगुप्त ने मारकर मगध में मौर्य वंश की स्थापना की थी। ये चंद्रगुप्त मौर्य वही मौर्य है जो कौटिल्य के साथ जिन्होंने मिलकर और मौर्य वंश की स्थापना की थी घनानंद को मारकर। चंद्रगुप्त मौर्य के समय में ही सिकंदर जो थे, सिकंदर महान भारत में आए थे, ऐसे प्रमाण हमको मिले हैं, ठीक है। ये तो हो गई मगध की बात। अब बात करते हैं वज्जी। वज्जी मगध के नज़दीक ही वज्जी राज्य था जिसकी राजधानी वैशाली बिहार थी। यहाँ एक अलग किस्म की शासन प्रणाली थी जिसे गण या संघ कहा जाता था। मतलब यहाँ पर गण और संघ में जो क्षेत्र बटे हुए थे, गणों का प्रयोग कई सदस्य वाले समूह किया जाता था और कभी कभी लोग एक साथ शासन करते थे। इसमें से प्रत्येक व्यक्ति राजा होते थे और शत्रुओं के आक्रमण से निपटने के लिए ये सब एकजुट होकर उनका सामना किया करते थे, उनकी बारे में चर्चाएं वो किया करते थे। तो अलग अलग होने के बाद भी, संघों के अलग अलग राजा प्रधान होने के बाद भी वो सब मिलकर ही कार्य किया करते थे। तो मगध के राजा अजातशत्रु ने कई बार वज्जी संघ पर आक्रमण करना चाहा था, ठीक है। तो ये हो गई वज्जी संघ के बारे में बात। तो इस चैप्टर में हमारे 2 ही प्रमुख महाजनपद के बारे में बात की गई है, ठीक है। तो आशा करती हूँ दोस्तों आपको ये चैप्टर जो है अच्छे से समझ में आया होगा और इन महाजनपदों के बारे में हम आगे चैप्टर में बात करेंगे, डिटेल से इनको पढ़ेंगे, ठीक है। तो अगर आपका कोई भी डाउट हो इस चैप्टर से रिलेटेड तो आप प्लीज़ कमेंट्स कर सकते हैं और मैं आपके सभी कमेंट का जवाब दूंगी। तो प्लीज़ कोई भी प्रॉब्लम हो तो पूछिएगा आप। और अब हम बात करते हैं हमारी टिप्स की। मैंने जैसे आपको पहले बताया था कि हर वीडियो की लास्ट में आपको टिप्स दी जाती है, तो उसके बारे में अब हम बात करेंगे।
तो चलिए, तो आज की हमारी जो टिप्स है वो है बुरी आदतों के ऊपर, ठीक है। क्योंकि हर इंसान में कोई ना कोई बुरी आदत होती है, कोई भी इंसान परफेक्ट नहीं होता। आप में भी बुरी आदतें होंगी, हम में भी है। तो उन्हें दूर करने की कोशिश हम नहीं करते। बहुत बार हम सोचते हैं कि हमें तो इन चीज़ों की आदत हो चुकी है, तो अब हम इनसे बाहर नहीं निकल सकते। और ये जो बुरी आदतें होती हैं, ये हमें गलत डायरेक्शन में लेकर चली जाती है। और इन आदतों के कारण ही जब भी हम सोचते हैं कि हम पढ़ लेते हैं या हम कोई कार्य करना चाहते हैं, तो हमारी जो भी आदतें बनी रहती है, जैसे टीवी देखना या लोगों को चिढ़ाना, ये आदत ही होती है ना। और ज़्यादा जंक फूड खाना, ये सब हमारे जो हेल्थ है और हमारा जो सक्सेस है, उनमें हमारे लिए बाधा बनकर हमारे सामने खड़ी हो जाती है। हमें किसी भी क्षेत्र में फोकस नहीं करने देती और अपने काम में हमें आगे नहीं बढ़ने देती। तो बहुत सारे लोग इन बुरी आदतों के कारण ही खुद को भी बुरा भला कहते हैं कि मैं तो ऐसा हूँ, मैं तो वैसा हूँ, मैं ये नहीं कर सकता, मैं वो नहीं कर सकता, ठीक है। तो इन चीज़ों को हमें अवॉइड करना है और हर आदत को हमें बदलना है, क्योंकि हर एक आदत एक दूसरे से जुड़ी रहती है। तो हम जितना इन पर वर्क करेंगे, उतना जल्दी हम इनसे छुटकारा पा सकते हैं। हम सोचने लगते हैं कि हम इन आदतों को नहीं छोड़ सकते, तो ये हमारी गलत मेंटेलिटी बन जाती है। हमें इससे बाहर आना चाहिए, तभी हम किसी भी चीज़ पर हम अगर विजय प्राप्त कैसे करते हैं, हमारा कंसंट्रेशन अच्छा होना चाहिए, हमारा फोकस जो है उस पर बना रहना चाहिए, तभी हम कोई चीज़ प्राप्त कर सकते हैं। तो इस क्षेत्र में भी यही बात है कि हमें जो है उस पर अच्छे से अच्छा वर्क करना चाहिए, उसको सुधारने के लिए, तभी हम कुछ प्राप्त कर सकते हैं, है ना। तो पहले हमें स्वीकार करना होगा कि हमारी कौन कौन सी बुरी आदतें हैं, हमें उन्हें नोटिस करके उन पर वर्क करना चाहिए। और ये अगर हम नहीं करेंगे तो हम कुछ नहीं कर सकते। बट अगर हम इन चीज़ों को नोटिस करेंगे और धीरे धीरे अच्छी चीज़ें फॉलो करने लगेंगे, तो हम इनसे छुटकारा पा सकते हैं। क्योंकि बुरी आदतें वही हैं जो हमें अच्छे स्वास्थ्य, अच्छे जीवन, अच्छे रिश्तों से दूर कर दे। यही वो बुरी आदतें होती हैं जो हमारे जीवन को असफलता की ओर ले जाती है। बहुत बार ये इतनी बढ़ जाती है कि हमें हमारे जीवन से बिल्कुल भटका देती है और हम ना जाने कहाँ जाना चाहते हैं, बट इन बुरी आदतों के कारण कहाँ पर हम पहुंच जाते हैं। तो हमें इन बुरी आदतों को बंद करना है और अपने जीवन को सही तरीके से चलाना है। आशा करती हूँ आपको आज की टिप्स और आज का मेरा पढ़ाया हुआ चैप्टर अच्छा लगा होगा। अगर आपके कोई भी डाउट्स है या कोई भी प्रॉब्लम है, तो आप प्लीज़ कमेंट कीजिएगा। मैं आपके कमेंट्स का वेट करूँगी और जो भी आपकी प्रॉब्लम होगी उनका सॉल्यूशन मैं ज़रूर दूँगी। और ये टिप्स अगर आप फॉलो करेंगे तो शायद आपके जीवन में कुछ बदलाव आए, ठीक है। तो थैंक यू सो मच दोस्तों, मेरी वीडियो को पूरा देखने के लिए, अपना कीमती टाइम मुझे देने के लिए। और अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन भी आप दबा सकते हैं, ताकि कोई भी वीडियो आपसे छूटे ना और नोटिफिकेशन आपके पास पहुंच जाए। और इस जो चैप्टर का PDF है वो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूँगी, आप चाहे तो वहाँ से डाउनलोड भी कर सकते हैं। और आपका बहुत बहुत धन्यवाद पूरी वीडियो को देखने के लिए। और प्लीज़ लाइक कीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों को शेयर कीजिएगा, ताकि वो भी हमारी वीडियो का फ़ायदा उठा सके और उनकी भी कुछ हेल्प हो सके। तो थैंक यू सो मच दोस्तों, मिलते हैं अगली वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय, खुश रहिए और सुरक्षित रहिए। बाय दोस्तों।